नमस्कार, सुप्रभात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं रेशमा आपके साथ। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक शैली में हुआ जोरदार स्वागत। आज जोहानिसबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में होंगे शामिल। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मसलों पर की विस्तार से चर्चा। शांति योजना को स्वीकार करने के ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट में यूक्रेन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, या तो सम्मान खो देंगे या फिर अमेरिका का समर्थन। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रमेव जयते। ILO महानिदेशक ने किया स्वागत। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में आज से दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच। शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं। प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटरक्लॉफ पर उनका दक्षिण अफ्रीका की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीएम ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मूल की 7वीं पीढ़ी के लोगों को OCI सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। पहले ये सुविधा सिर्फ 4थी पीढ़ी तक उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को जोहानिसबर्ग पहुंचे। पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कारपेट पर सलामी दी गई और एक सांस्कृतिक दल ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इसके बाद पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो बच्चों के एक समूह ने गणपति प्रार्थना का पाठ करके उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। पीएम मोदी संगीतमय प्रस्तुतियों की धुनों पर तालियां बजाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरमिटिया गाने गंगा मैया की प्रस्तुति को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी देने वाला और दिल को छू लेने वाला अनुभव था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी
अल्बनीज से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिल्ली बम धमाके और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour Tower explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष कोस बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैब्रिसियो ब्लूसी और जाने माने सामुदायिक संगठनों के प्रमुख और प्रौद्योगिकी से जुड़े भारतीय मूल के उद्यमियों से मुलाकात की। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. पीएम मोदी शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये खास शिखर सम्मेलन है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। इसमें विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जोहानिसबर्ग से अखिलेश सुमन और अमृत पाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय मूल के कई लोग दक्षिण अफ्रीका में तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने वहां कई स्टार्टअप शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े भारतवंशियों के साथ अलग से मुलाकात की। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनमें से कई उद्यमियों से खास बातचीत की। भारत की नीति रही है साउथ साउथ कोऑपरेशन की, और भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ के दो सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। हमारे साथ है साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे इंटरप्रेन्योर जो भारतीय मूल के हैं। आप साउथ अफ्रीका के हैं और साउथ अफ्रीका में किस तरह का माहौल है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने क्या कहा? उनकी जो एक विजन है, उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ है, वो उसके बारे में वो हमेशा जानना चाहते हैं कि नया क्या चल रहा है। आज एआई का युग है, एलएलएम का युग है, क्वांटम का है। तो इस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका में रह के भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते थे। आपने भी प्रधानमंत्री से बात की, आप भी मिलने गए थे, तो आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? इंडिया तो आज फॉरफ्रंट पे है। डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये कैसे हम साउथ अफ्रीका में करें। तो हम काम कर रहे हैं इस बात पे, और इसमें रुचि काफ़ी थी प्रधानमंत्री की कि इंडियंस के लिए कैसे ईजियर करा जाए कि जैसे जब वो भारतीय लोग बाहर आए तो उनके लिए पेमेंट्स करना, उनके लिए ट्रैवल करना ईजियर रहे। सर, आपने भी बात की, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे आपने क्या प्रधानमंत्री से कहा? मैं फाउंडर हूँ एक्सप्लोजर का। इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तान में हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो ही मोदी साहब से बात हो रही थी कि ये प्लेटफॉर्म कितना यूनिक है और इसको कैसे ये टूरिज्म को बढ़ा सकता है। बिकॉज एक्सप्लोजर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवलर्स के लिए है। तो उसमें 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा ट्रैवलर्स जुड़ चुके हैं। तो मोदी साहब ने यही बोला, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि कैसे इसमें ट्रैवलर्स, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है। और उसके लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी दिए और प्रोडक्ट भी अच्छी तरह देखा। तो जब बात कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी टेक एंटरप्रेन्योर से ही बात कर रहे हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी लैंग्वेज को समझ पा रहा है और 4 क्वेश्चन और पूछ पा रहा है। तो ये भारतीय लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका में अपना योगदान कर रहे हैं, अपने व्यवसाय से, अपने ज्ञान से। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज के लिए। और पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के उद्यमी वर्ग के लोगों से भी मुलाकात की। इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका में अल्फेको समूह के चेयरपर्सन सचिन आहूजा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। We are a steel manufacturing and other metal and energy business, and been here in South Africa for last 25 years. प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद और इंस्पिरेशन
उनके अच्छे काम और यहाँ पे उनके अच्छे काम के उनके मार्गदर्शन को कैसे बढ़ाया जाए वो इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने टूरिज़्म पे बात की, डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की, कैसे इंडिया में डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी इंडिया में। और उन्होंने सब बिजनेस लोगों को इनकरेज किया इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए और ओपन डोर पॉलिसी बोला कि आओ और पूरा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान आर्य समाज के सन्यासी स्वामी वेदानंद सरस्वती ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। स्वामी वेदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। The Honorable Prime Minister Modi ji was an exhilarating moment, seeing a leader that has transformed not just Bharat, but transformed the world. We are extremely grateful for the Prime Minister of taking the plight of the Girmitiyas, understanding that Bharat is our motherland. Just recently he has bettered the OCI requirements that generally we had struggled for, but now it makes it so much more easier for us to be able to get an OCI so that our children, 7th generation, 6th and 7th generation, can now appreciate what Bharat has to offer, connect spiritually to their motherland, and it's all thanks to PM Modi ji. The Honorable Prime Minister has really transformed us and motivated us to really take the inspiration of Bharat to the world over. So we are inspired, we continue to grasp from his leadership. वहीं दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के प्रधान ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। हमारे दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया में फैमिली में जाना है और हमारे यंग यूथ तो इंडिया में स्टडी करना है। So he's thinking about our generation, the 6th generation that came from the Girmitiyas, and he wants us to build our relationship with India. पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वालों में कुमारी अंबिके भी थीं, जिनकी 7वीं पीढ़ी दक्षिण अफ्रीका में रह रही है। उन्होंने पीएम मोदी के सम्मान में भोजपुरी में एक गाना गाया। वे काशी तमिल संगम की भी एक खास प्रतीक हैं, क्योंकि वे तमिल मूल की हैं और भोजपुरी में गाती हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अखिलेश सुमन की कुमारी अंबिके से खास बातचीत। खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से बिगुल बजाया था और दक्षिण अफ्रीका में उस समय बहुत सारे भारतीय थे। महात्मा गांधी के रिसेप्शन में जिनकी ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी और उससे भी आगे के लोग थे, उसमें से एक हैं हमारे साथ कुमारी अंबिके। अगर कहें कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की ये 7वीं पीढ़ी है और ये अब दक्षिण अफ्रीका में रच बस गई हैं, लेकिन उन्होंने भारत को भुलाया नहीं है। आज भी वो भोजपुरी संगीत यहाँ गाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में वो गाया भी और उनसे बात भी की। तो कुमारी अंबिके, स्वागत है आपका। आप क्या वो गाती हैं, क्या वो गाई, उसका 2 लाइन सुना सकती हैं आप? फूलो छड़ो मैया माला पहनाओ, फूलो छड़ो मैया माला पहनाओ, मैं आरती उताओ रे गंगा मैया, मैं आरती उताओ रे गंगा मैया, हे गंगा मैया हो गंगा मैया। ये तमिल मूल की हैं भारत से, लेकिन ये भोजपुरी में भी गाना गाती हैं और भोजपुरी को इन्होंने अगर जिंदा रखा है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की विविधता कैसी है। कुमारी अंबिके, जब प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी आने वाले थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत खुशी है। काशी तमिल संगम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पे शुरू किया गया है और काशी तमिल संगम की ये प्रतिनिधि हैं। जब प्रधानमंत्री से आप इंटरेक्ट कर रही थी तो आपने क्या बोला, प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? प्रधानमंत्री में हमारा लोग के OCI कार्ड 7th जनरेशन देता है, लेता है। सो आई वाज हैप्पी, बहुत खुशी हूँ। सो मैं धन्यवाद पूछा। प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा क्या जब आपने उनसे बात की? तो वो बहुत अच्छा लगता है and he was clapping. I was excited because this is the first time to see Pradhan Mantri personally one-on-one. I think it's blessings from God. I want to say that there's not another
Prime Minister like Modi ji. ओके, तो बहुत ही उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों से बात करते हैं और फिर साउथ अफ्रीका के लीडरशिप से भी बात करते हैं और आज खासकर G20 शिखर सम्मेलन में जब वो आए हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। और आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल ही दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी हिस्सा लेंगे। आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होने हैं, अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हैं, तो अगर हम आज की बात करें तो क्या कुछ खास होगा, कितने कार्यक्रम हैं आज प्रधानमंत्री के? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही वहां पहुंच जाएंगे G20 कन्वेंशन सेंटर पे और G20 में आप जानते हैं कि जैसे आज पहला दिन है और पहले दिन में ओपनिंग सेशन होता है जिसमें कि जो होस्ट कंट्री होता है उसके राष्ट्रपति यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अपना एक इंट्रोडक्टरी भाषण देंगे, वेलकम एड्रेस होगा। उसके बाद सेशन 1 शुरू होगा। सेशन 1 में एक खास ये सेशन है। ये खास सेशन इसलिए है कि ये पूरी दुनिया में अभी जो फ्यूचर के बारे में जो कोई पीछे छूटे नहीं, दुनिया में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो पीछे छूटे नहीं विकास के रास्ते पे, इस पर ये पूरा पहला सेशन केंद्रित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेंगे। ये निश्चित तौर पे अभी चूंकि ग्लोबल साउथ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं और G20 का शिखर सम्मेलन जब 2023 में भारत में हुआ था उस समय से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते रहे। उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी किया था ग्लोबल साउथ के नेताओं के साथ और उसके बाद ब्राजील में जो हुआ, ब्राजील में भी ग्लोबल साउथ एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। अब दक्षिण अफ्रीका में जो रहा है वहाँ भी ग्लोबल साउथ है। तो आज उसका कैसे कल्मिनेशन होगा कि ग्लोबल साउथ के बारे में जो बातें उठी हैं उसमें जो विभिन्न कमेटियाँ बनी थी उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, उनका रोड मैप क्या है ग्लोबल साउथ के लोगों की, ताकि कोई फ्यूचर में पीछे न रह जाए। यह एक महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। सेशन 2 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे जिसमें कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें क्या किस तरीके से जो देश है, विकसित देश है और विकासशील देश है, किस तरीके से सहयोग करें, इस पर बात होगी। उसके अलावा कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री एक रिसेप्शन में भाग लेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य कई देशों के जो शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें उनकी मुलाकात होगी। तो एक आज का जो दिन है काफ़ी अहम दिन है और आप समझ सकती हैं कि इस अहम दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से भी हस्तक्षेप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल जब हम देखा हमने कि पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद क्या कुछ खास रहा, और दूसरी बात हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गिरमिटिया जो गाना उनके स्वागत के लिए गाया गया यानी गंगा मैया की जो प्रस्तुति दी गई वो वाकई उनको बहुत ही अच्छी लगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भारत की संस्कृति है वो पूरी जगह से, मतलब पूरे देश में वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिलों तक पहुँच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहाँ पहुँचे थे जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे तो काफ़ी एक्साइटिंग माहौल कह सकते हैं कि जब उनका स्वागत किया गया साउथ अफ्रीका के जो सरकार है उस सरकार द्वारा स्वागत किया गया और स्वागत में एक कल्चरल प्रोग्राम ही किया गया जिसमें कि नृत्य और गाना के साथ उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे वहाँ भी होटल में मौजूद थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, सबकी सदिच्छाएं ली, उनसे बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया बहुत सारे लोगों से। बहुत एक्साइटमेंट का वो पूरा क्षण था जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं उन भारतीयों के अंदर भी काफ़ी उत्साह था कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और उनसे मिल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसमें कि वो अपने देश के जो मूल निवासी हैं, जो जिनका मूल भारत में है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, विभिन्न तरीकों से यहाँ के
लोगों के यहाँ के आर्थिक विकास में योगदान कर रहे हैं तो उनके साथ मिलना काफ़ी अहम क्षण होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मिलकर काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं और जो लोग यहाँ हैं उनको भी काफ़ी उत्साह महसूस होता है। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 और जो ग्रुप हैं इंडियन डायस्पोरा के उनसे भी मुलाकात की। एक कम्युनिटी लीडर से जो यहाँ पे रह रहे हैं वर्षों से, जो विभिन्न पेशों में हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उनसे विचार सुने, उनकी क्या समस्याएं हैं दक्षिण अफ्रीका में, इसके बारे में उनके विचार सुने और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और एक तीसरी अहम मुलाकात थी इंडियन डायस्पोरा के साथ जो टेक लीडर्स हैं यहाँ जो विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में के साथ और व्यवसायों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी मुलाकात की उन्होंने। और उनके साथ भी मुलाकात में जो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी रोचक था। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, भारत से जो लोग आ गए यहाँ के किस तरीके से यहाँ के तकनीकी विकास में सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से उनका जो स्टार्टअप है, उनके जो प्रणाली है जिसे उन्होंने विकसित किया है, किस तरह से भारत में उनका योगदान हो सकता है, इसके बाद बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री से बोला। और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप भारत में योगदान कीजिए, भारत में निवेश कर सकते तो निवेश कीजिए। सरकार उनके लिए एक तरीके से ओपन विंडो का जो ओपन डोर जो प्रोग्राम होता है, ओपन डोर प्रोग्राम के तहत उनको सहायता दी जाएगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीजी से भी बात की और निश्चित तौर पे यह मुलाकात भी काफ़ी अहम थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का भी सदस्य है और आज के परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप का एक खास एटीट्यूड है, इसके बारे में भी निश्चित तौर पे उस मुलाकात में बातें हुई होंगी। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन जो है वो काफ़ी अहम रहा। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री का पहला दिन रहा वो काफ़ी अहम रहा और जो भारत की संस्कृति है, जो परंपरा है, वो भी देखने को मिली। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान प्रशांति निलयम पुट्टुपर्थी के 44वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति कल श्री सत्य साई बाबा के भव्य शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पलास मुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का भी दौरा करेंगे और विशेष फाउंडेशन कोर्स में भाग ले रहे अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। और केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इसके तहत कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आज से ही लागू कर दिए गए हैं। इन संहिताओं को लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत ढांचे में बदल दिया गया है।
सरकार का दावा है कि ये सुधार भारत के मजदूरों को बेहतर वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक कार्य परिस्थितियां देने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम साबित होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। ये भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवर टाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। ये सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम वीरों के कल्याण के लिए किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इसे सराहनीय कदम बताया है। आजादी के बाद दशकों पुराने श्रम कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस फैसले का असर देश के करोड़ों कामगारों पर पड़ेगा। 4 श्रम संहिताएं लागू होना श्रम क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमावली बनाने के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऐतिहासिक सुधारों के साथ लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं का भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने हृदयपूर्वक स्वागत किया है। बीएमएस ने इसे देश के समस्त श्रमिक वर्ग को गरिमा, सुरक्षा और उन्नत कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। चारों श्रम संहिताएं श्रम बाजार की नई और उभरती वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। बीएमएस का मानना है कि ये भारत का एक न्याय संगत, समावेशी और सशक्त श्रमिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र आर्य ने कहा कि फैसला आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार है, जिससे कामगारों को सशक्त बनाया जाएगा और नियमों का पालन आसान होगा। भारत सरकार ने इनको लागू किया है, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे वो इतने पुराने थे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है। आज काम की दुनिया बदल रही है। जब ये कानून बने थे वो काम आज थे ही नहीं। तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहाँ से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन संहिताओं में, इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर पहले किसी को कोई मन आता था देता था, कोई मन नहीं आता था। अब इसमें जो है हर व्यक्ति जो काम करने के लिए जाएगा, एम्प्लॉयर जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा।
बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब विभाग का बंटवारा भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार कई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग दिया गया है। वहीं मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली है और दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग और नितिन नवीन की अगर बात करें तो नितिन नवीन को पथ निर्माण व नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। राम कृपाल यादव को कृषि विभाग और संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग सौंपा गया है और अरुणा शंकर प्रसाद को कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। विजय चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग और लेशी सिंह को खाद्य उपभोक्ता, इसके अलावा श्रेयसी सिंह को खेल आईटी विभाग दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के मुताबिक नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग होगा। इसके अतिरिक्त वे मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी एवं निर्वाचन विभाग भी होगा। इसके अलावा ऐसी सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वे मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में जोरदार बवाल मच गया है। टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी कार्यालय पहुंचे, जिनके आते ही विरोध और तेज हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ रहते हुए भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद टिकट वितरण को लेकर संगठन में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब सदाकत आश्रम में धरने पर बैठ गए हैं और संगठन में बदलाव की मांग पर अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर फेज 2 के तहत 21 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए निर्धारित कुल मतगणना प्रपत्रों में से 98.93% यानी 50.43 करोड़ मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 26.77% यानी 13.64 करोड़ मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पहले ही 100% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी वितरण दर 99% से अधिक है। प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में 61.30% के साथ लक्षद्वीप पहले और 59.81% के साथ गोवा दूसरे स्थान पर है। केरल में 6.18% फॉर्म के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। और एसआईआर प्रक्रिया अब भारत में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के लिए भी गुस्से का कारण बन गई है। ये बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में ही नहीं थे, बल्कि पूरे देश में फैल चुके हैं। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर पोस्ट पर जमा हुए बांग्लादेशी खुद ये बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एसआईआर शुरू नहीं होता तो उन्हें अपने देश वापस नहीं जाना पड़ता। 99% इन्फॉर्मेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद जब कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है तभी ये छवि देखने को मिल रहा है कि ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो अपना देश, अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे। 6 महीने पहले तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि घुसपैठिए के रूप में उनकी पहचान का पर्दा इस तरह खुल जाएगा। चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को सख्ती से लागू करते ही वे बेनकाब होते जा रहे हैं और इसी वजह से घुसपैठियों की बातों में एसआईआर को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा है। मुझे सवाल करने का आपका फायदा क्या है? हम लोग जैसे आए वैसे जा रहे हैं।
घुसपैठियों के मुंह खोलने से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। हकीमपुर के तृणमूल के समर्थक भी इसके बाद से घुसपैठियों के चारों ओर घेरा बना के रखे हैं और अब क्या तस्वीर दिखने को मिल रही है, खुद देख लीजिए। चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करें। कहाँ से आए? कहाँ जाना है? इन सज्जन को देखिए, डीडी न्यूज के कैमरे के सामने पड़ते ही गले में खराबी का बहाना बनाकर वो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। थोड़ा दबाव डालते ही उनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। अब बात नहीं कर सकते क्यों? गले में तकलीफ है? अच्छा, कितने साल पहले आए तो जरा इशारे में बोल सकते हैं? तीन महीने हो गया। 3 महीने पहले आए थे। कहाँ पे रहते थे? यहाँ पे अभी जाएगा ग्राम में। यहाँ पे कहाँ रहते थे? बंगाल में कहाँ पे रहते? 8 घोड़ा तक तो 8 घोड़ा, राजारहाट गोपालपुर, राजारहाट न्यू टाउन, 8 घोड़ा। तो आए कैसे थे? भारत में आए कैसे? तो चोराई भावे आए। कौन लेके आया था? वो लेके आई एक ठेकेदार आन। रात के अंधेरे में कोई नदी तैरकर तो कोई जमीन के अभाव के कारण तारबंदी रहित सीमा से चुपचाप इस देश में घुस आया था। घुसपैठ के ठेकेदारों को पैसा देकर भारत में प्रवेश की अनुमति आसानी से मिल जाती थी। ठेकेदार ही बता देते थे कि कहां और कैसे जाने पर काम मिलेगा। इन घुसपैठियों ने भारत में अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है। पे आके मैं तमिलनाडु गया, पानी से तैर के आया था। तैर के आए थे? कितने बजे था? रात को? हाँ ऐसे, उस टाइम तो पानी था, तैर के आए थे। कौन है ये सरकारी लोग? हकीमपुर ग्राम पंचायत के तृणमूल नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। खुद मान रहे हैं कि दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सहित पूरे देश में फैल गए हैं। जो 10 साल 15 साल पहले आए हुए यहाँ वोटर बने हैं, कैसे भी वोटर बने, वो अगर यहाँ जैसे उनको राशन मिल रहा है, तो आप लक्ष्मी भंडार बोल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है ना, ऐसे हर आदमी जो यहाँ आ रहा है हकीमपुर में, ये सारे बंगाल का आदमी नहीं है, बंगाल का बाहर भी रहता है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार मिलता है, किसी को समवेती मिलता है, कुछ भी मिलता है। यहाँ पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से कोई भी सुविधा उनका मिलता है, मानता हूँ। तृणमूल नेता भी मान रहे हैं कि पूरे देश में फैले ये बांग्लादेशी भारत सरकार की हर तरह की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। सवाल ये है कि किस स्वार्थ में वे एसआईआर शुरू होने से पहले तक चुप बैठे थे। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर लागू होने के बाद सरकारी लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। एक कदम आगे बढ़ते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग से एसआईआर स्थगित करने की मांग इसी कारण से है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज़्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। एसआईआर का असर दिख रहा है बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर पोस्ट में। बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने मुल्क में वो वापस जाना चाहते थे। चुनाव आयोग ने ये एसआईआर शुरू किया और उनको ये समझ में आ गया कि उनके पास कागज नहीं है और कहीं से भी कहीं कागज उनके पास आने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस बार जो एसआईआर हो रहा है वो चुनाव आयोग के कड़ी निगरानी में हो रहा है और वो कागज नहीं बना पाएंगे। कैमरा पर्सन सौमक और अरुण गुप्ता के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, स्वरूप नगर, हाकिमपुर पोस्ट, पश्चिम बंगाल। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ,
क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज मुंबई में राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन करेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में 2026 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। ये सम्मेलन हज समितियों और भारतीय हज समिति के बीच सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ महत्वपूर्ण परिचालन गतिविधियों की प्रगति की आकलन करने पर केंद्रित होगा। भारत हर साल 1,75,000 से ज्यादा हज यात्रियों को भेजता है और केंद्र सरकार हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और गरिमापूर्ण तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने 3 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन इम्फाल में जनजातीय नेताओं से मुलाकात की। इस संवाद का उद्देश्य क्षेत्र और देश में शांति, सद्भाव और विकास को मजबूत करना था। उन्होंने एकता और चरित्र निर्माण को समाज की प्रगति का प्रमुख आधार बताया। भास्कर प्रभा में पारंपरिक मणिपुरी भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें मणिपुर के विभिन्न जनजातियों के 200 से अधिक नेता डॉक्टर भागवत के साथ सम्मिलित हुए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि RSS एक पूर्णतः सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज को संगठित और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि RSS किसी के विरुद्ध नहीं है, ये नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि समाज को पूर्ण करने के लिए बना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ राजनीति नहीं करता और न ही किसी संगठन को नियंत्रित करता है। RSS केवल मैत्री, स्नेह और सामाजिक समरसता के माध्यम से काम करता है। मणिपुर के जनजातीय नेताओं के बीच हुआ ये ऐतिहासिक संवाद और सामूहिक भोज सांस्कृतिक एकता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश देता है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई नियंत्रण रेखा LOC के पास निरियन वन क्षेत्र में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 M सीरीज राइफल, चीनी पिस्तौल और हथगोले बरामद किए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने से यह स्पष्ट है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कलमबाद थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने देश के पहले और सबसे बड़े साइबर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम CY हॉक रखा गया है। इस दौरान पुलिस ने कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की और वहां छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान 877 आरोपियों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, जबकि 509 लोगों को नोटिस जारी किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1000 करोड़ की मनी ट्रेल भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन साई हॉक को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन 48 घंटों तक चला, जो 19 तारीख से शुरू हुआ था और 21 तारीख सुबह 8 बजे तक चला। इस दौरान पुलिस ने कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की और वहां छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान 877 आरोपियों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, जबकि 509 लोगों को नोटिस जारी किए गए। ऑपरेशन में 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। 19 तारीख से परसों से ये 48 आवर्स का ऑपरेशन साई हॉक लॉन्च किया गया। पूरी पैन दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट ने इस ऑपरेशन में शामिल हुए और उसी का नतीजा है कि हमने सक्सेसफुली करीब 1400 लोग को हमने या तो अरेस्ट किया या नोटिस दिया।
इस ऑपरेशन के दौरान करीब 3,800 शिकायतों को एनसीआरबी डेटाबेस से लिंक किया गया। वहीं महरौली इलाके में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। पुलिस के मुताबिक एक केस में 25 म्यूल अकाउंट्स की पहचान हुई है, जिनके जरिए ठगी की रकम अलग अलग खातों में भेजी जाती थी। सिर्फ 48 घंटे में दिल्ली पुलिस ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का पता लगाया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड विदेश में है और उसकी तलाश जारी है। हमने कई नेशनल, पैन इंडिया और इवन इंटरनेशनल लिंकेजेस अकाउंट्स की, जिसके थ्रू पूरा पैसा शाइफन हो रहा था, पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उनको पकड़ा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के लिए एक लंबे होमवर्क की जरूरत थी और पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी। साइबर पीड़ितों की शिकायतों को बारीकी से पढ़ा गया और इनपुट्स पर काम किया गया। शिकायतों में सबसे ज्यादा मामले फर्जी नौकरी के ऑफर, इन्वेस्टमेंट स्कीम, सोशल मीडिया लाइक्स बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम ऑफर और ऑनलाइन टास्क से जुड़े थे। पूरे साई हॉक के ऑपरेशंस में जो 48 घंटे चला, करीब 1 महीने की मेहनत और डाटा ड्रिवन में सबसे ज़्यादा मदद हमें मिली I4C के वर्टिकल से। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जो साइबर अपराधी पकड़े गए हैं उनके पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस अन्य संदिग्ध खातों और लोगों की पहचान में जुटी है। तकनीक के इस दौर में जहां एक क्लिक से साइबर फ्रॉड हो जाता है, ऐसे में पुलिस के लिए साइबर अपराधियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है और यही वजह है कि एक लंबी तैयारी और होमवर्क के बाद दिल्ली पुलिस मैदान में उतरी और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और मेरठ के गौरव विश्व प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बिगुल को अब आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान कर दिया गया है। ये उपलब्धि मेरठ के हस्तशिल्प और संगीत वाद्य यंत्र उद्योग के लिए एक बड़ी पहचान है, जिससे अब ये बिगुल दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट और आधिकारिक पहचान के साथ जाना जाएगा। GI टैग मिलने से इस उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पत्ति की विशिष्टता प्रमाणित हो गई है। ये टैग उन भौगोलिक क्षेत्रों को दिया जाता है जहां की विशेषताएं उस उत्पाद में समाहित होती हैं। हर्ष की बात है कि अभी बिगुल को, मेरठ के बिगुल को GI टैग मिल चुका है और भी जो ब्रास बैंड के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ट्रम्पेट है और भी 2-4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अभी इन पाइपलाइन में और संभवतः उनको भी GI मिलने की पूरी प्रयास है कि उनको भी GI मिले, क्योंकि मेरठ सिर्फ इंडिया में मेरठ ब्रास बैंड का मेजर सेंटर रहा है और ब्रास बैंड के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट यहाँ मेरठ में बनते आ रहे हैं जो कि अपनी खुद की उनकी एक यूनिकनेस है, पहचान है। जब आदमी सर्च करेगा उसे पता चलेगा कि बिगुल जो है ये मेरठ का प्रोडक्ट है, तो उससे यहाँ की इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, यहाँ के कारीगरों को भी होगा और जो ऑर्डर आएंगे उससे क्या नाम है जो है जो काम करने वाले हैं उन्हें काम मिलेगा। लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा पुराना इतिहास है। बताते हैं कि 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से बजा, तो बिगुल का नाम तो 100 वर्षों से पुराना मेरठ से जुड़ा हुआ है और इतिहास इसका उसी 100 वर्षों से पहले ही जो है शुरुआत हुई है बिगुल बनने की। आज तक बिगुल बने, जब से बिगुल बने जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 150-200 करीब यूनिट है और 10,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबके प्यार से, आशीर्वाद से हमें GI टैग, पहला GI टैग ब्रास बैंड गुड्स एसोसिएशन को बिगुल के माध्यम से मिला है, जिसमें 2.5 से 3 साल के प्रयास के अनुरूप इसे फल हमें प्राप्त हुआ है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट के बाद इस मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी साई सुदर्शन को दी जा सकती है। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सुशील, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज एक अहम मैच में भारत के सामने करो या फिर मरो की स्थिति है। भारतीय टीम कितनी तैयार है इस चुनौती का सामना करने के लिए?
जी रेशमा, भारतीय टीम के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है। जैसा हमने देखा कि पहला टेस्ट भारतीय टीम हार गई, 30 रनों से बड़ी हार मिली। पहला टेस्ट महज 3 दिन तक चला। टीम को जो है भरपूर जो है समय नहीं मिला इस मैच को में खुद को का प्रदर्शन देने के लिए। ऐसे में आज के मैच की अगर हम बात करें तो टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और कोशिश होगी कि हर हाल में इस मैच को जीतकर जो है सीरीज़ को बराबरी पर पहुंचाया जाए। रही टीम की तैयारी की बात, तो टीम पूरी तरह से एक बैलेंस टीम है। इंडिया के पास युवा खिलाड़ी हैं, जज्बे के साथ खेलेंगे। लेकिन अहम बात ये होगी कि आज कप्तान के तौर पर शुभमन गिल टीम के हिस्सा नहीं होंगे। शुभमन गिल की कमी खलेगी, कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों में होगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है ऋषभ पंत के हाथों में, किस तरह से वो टीम को मैनेज करते हैं, किस तरह से खिलाड़ियों का जो है का प्रयोग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। टीम की कोशिश यही होगी कि हर हाल में आज के मैच में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। कई मानों में ये भी है कि जो पिच है उस पर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं कि पिच नहीं है, टीम किस तरह से इस पिच पर अब खिलाड़ियों का प्रयोग करेगी। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आज का मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। भारतीय टीम अपने जो पिछली तैयारी है टेस्ट को लेके उसमें अपने आप को बेहतरीन तरीके से सामने रखने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कप्तान शुभमन गिल आज नहीं खेल पाएंगे सुशील, लेकिन कहा जा सकता है ना कि जिस तरह से ये बदलाव हुआ है, तो क्या आज का जो हम मैच देखेंगे उसमें भी कुछ बदलाव नजर आएगा? जी बिल्कुल रेशमा, आज शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम में शामिल नहीं होंगे, तो टीम जाहिर तौर पर बदलाव के साथ उतरेगी। उनकी जगह पर साई सुदर्शन को टीम में शामिल किया जाएगा। रही बात कौन से नंबर पर वो खेलते हैं और किस तरह से टीम के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं, ये देखने वाली बात है। ऋषभ पंत के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है बतौर कप्तान। तो देखने वाली बात है कि वो किस तरह से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। टीम के अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट को देखें तो बड़े खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन हम देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को जो है यूज़ करने की बात होगी। अगर हम बात करें साई सुदर्शन की, तो 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने अब तक 273 रन बनाए हैं। 87 रन का उनका हाईएस्ट है। तो जाहिर तौर पर वो अपना जो अनुभव है इस मैच में सामने रखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह हैं, इनका प्रदर्शन हमने देखा, रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन हमने पहले मैच में देखा। तो एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास और कोशिश ये होगी कि दक्षिण अफ्रीका को हर हाल में शुरुआती मैच में ही, शुरुआत में ही जो है पहली पारी में ही, चाहे अगर हम टॉस जीतते हैं, चाहे अगर हम हारते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, चाहे बॉलिंग करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो कोशिश होगी कि पहले ही पारी में साउथ अफ्रीका को जो है धूल चटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है आगे के लिए। टीम के पास समय रहता है अपने खिलाड़ियों का प्रयोग करने के लिए, टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो टीम जिस बदलाव के साथ भी उतरेगी, कोशिश यही होगी कि उस खिलाड़ियों का भरपूर प्रयोग किया जाए और साउथ अफ्रीका के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आया जाए। बिल्कुल, अगर हम भारत की सीरीज की बात करें तो भारत 0-1 से इस वक्त पीछे है। तो अगर हम रणनीति की बात करें या फिर चुनौती की बात करें तो आज का मैच क्या रुख ले सकता है? देखिए, बड़ी बात यह है आज भारत के रणनीति की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम लगभग अगर हम बदलाव देखें तो शुभमन गिल के रूप में एक बदलाव नज़र आ रहा है। साई सुदर्शन टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा टीम की रणनीति वही रहेगी। जो बदलाव है वो है पिच का। अगर हम देखें तो बरसापारा पिच पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है गुवाहाटी में। ये बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। जो है ये 30वां वेन्यू बनेगा टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो अगर देखें तो नई पिच है टीम के लिए, किस तरह से टीम पिच रिएक्ट करेगी, टीम को नहीं पता, खिलाड़ियों को नहीं पता, दोनों टीमों को नहीं पता। ऐसे में कैसे उस पिच को जज किया जाए, समय रहते उस पिच को समझा जाए और उस तरह से अपने गेंदबाजों का प्रयोग किया जाए, अपने बल्लेबाजों का प्रयोग किया जाए। तो रणनीति साफ तौर पर अभी 5 दिन किस तरह से
खिलाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से पिच रिएक्ट करेगी, ये बड़ी बिल्कुल, यानी ये कहा जा चुनौती सकता होगी है टीम के सामने, दोनों टीम के सामने। बिल्कुल तो सुशील जी, कई सारी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैच देखने के बाद ही कितना टॉस किस तरह से वो हैंडल करते हैं, टॉस में क्या वो चाहते हैं कि और आइए आपको बता दें कि भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज चीनी ताइपे के चऊ तीन चेन से भिड़ेंगे। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 के सीधे सेट में पराजित करके ये अंतिम 4 में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने इस मुकाबले को महज 52 मिनट के अंदर अपने नाम किया। और दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट, आतंकी हमला, खबर तो हम सब ने देखी, लेकिन इस खबर के तार सिर्फ सीमाओं के पार नहीं जुड़े बल्कि साइबर दुनिया से भी जुड़े हैं। ये ब्लास्ट हमें याद दिलाता है कि अब जंग मैदान में ही नहीं, मोबाइल की स्क्रीन और डेटा सर्वर पर भी लड़ी जा रही है। एक छोटी सी लापरवाही देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। लड़का है, लड़की है, वो किन वेबसाइट्स पे जा रहा है, क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, क्या वो कटा सा लग रहा है। अगर बिहेवियर में बहुत बड़ा एक चेंज लग रहा है और राजनीतिक से लेकर धार्मिक सोच में एक बहुत कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे अगर कुछ अलग किस्म के दोस्त मिल रहे हैं या ऑनलाइन पे बहुत गैर वक्त में वो देखता रहता है, ऐसे हालात में उसको चेकिंग करनी चाहिए। आज के समय में हमें हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे हमारे घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे, मकान को किराए पर देना या अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना। ये सब अब सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहे, ये सीधे देश की डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा से जुड़े फैसले बन चुके हैं। हम हर कदम पर कैसे रहें सतर्क और किन बातों का रखें ध्यान और कैसे करें अपराधों से अपनी सुरक्षा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। अपनी साइबर लापरवाही से आप देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे। कई ऐसे खतरे जो साइबर जगत से जुड़े हैं, जिनके माध्यम से हम आप अगर एहतियात बरतें तो देश को रख सकते हैं सुरक्षित। टेररिस्ट ग्रुप सोशल मीडिया यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मैसेज डिसेमिनेशन करना होता है, इको चैम्बर बना के उनका आइडियोलॉजी का अंजाम दे सके। बाजार जो होते हैं वहाँ पे हमारे पब्लिक में कैमरास होते हैं, किसी को पासवर्ड मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए वो पूरा बाजार मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मकान मालिक हैं तो अपने किराएदार का सत्यापन जरूर करवाएं। तो लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली पुलिस ने तो ये ऑनलाइन भी कर रखा है। तो देखिए साइबर अलर्ट रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। और शांति योजना को स्वीकार करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से यूक्रेन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने कहा कि कीव को इस प्रस्ताव पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला करना होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये प्लान यूक्रेन की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए खतरा बन सकता है। उनका आरोप है कि ये प्रस्ताव रूस की प्रमुख मांगों के पक्ष में है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने उस रिपोर्ट से इनकार किया है जिसमें कहा गया था कि डील न करने पर यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।